पत्नी को तगड़ा सबक। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब बहू ने भरी महफिल में अपनी सास से नौकरों की तरह साड़ी साफ करवाई तो अचानक आए बेटे ने जब यह देखा, फिर पत्नी को वह सिखाया ऐसा सबक कि बहू, तुम मुझे जल्दी से काम बताते जाओ, मैं पूजा पाठ का सारा काम तैयार कर लेती हूँ। फिर लेट हो जाएगा तो दोपहर में पूजा नहीं जचती। पूजा पाठ के काम तो सुबह ही हो जाए तो अच्छा होता है। नीतू जी अपनी बहू शालिनी से बोली, अरे नहीं माँ जी, हमारे यहाँ कोई पूजा नहीं होगी, बस विनोद का मन था इसलिए हम लोग मंदिर तक हो आएंगे, बाकी कोई पूजा नहीं रखी है। शालिनी ने अपनी सास से कहा तो बोली, पर बेटा, बच्चों के जन्मदिन आदि पर पूजा रखना बहुत शुभ माना जाता है, तो ऐसे समय पे पूजा पाठ करवा लेना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार सही, आगे से ध्यान रखना बेटा, नीतू जी ने कहा और शालिनी अपने कमरे में चली गई। इधर नीतू जी नीचे बैठी हुई थी और शालिनी तैयार होती हुई आई और अपने 5 साल के बेटे रोहन को आवाज लगाती हुई बोली, मोनू बेटा, जल्दी तैयार होकर आओ, हमें लेट हो रहा है, फिर पापा को ऑफिस भी तो जाना है। इतनी देर में नीतू जी का बेटा विनोद भी तैयार होकर नीचे आ गया। आकर अपनी माँ के पैर छूते हुए उन्हें प्रणाम किया और बोला, आप अभी तक तैयार नहीं हुई, जाइए जाकर तैयार हो जाइए, हमें मंदिर के लिए निकलना है। नीतू जी बोली, अरे बेटा, तुम लोग ही तो जाओ। विनोद ने कहा, यदि पूरा परिवार चलेगा तो और अच्छा होगा, पूरा परिवार एक साथ मंदिर में पूजा कराएगा, इसी बहाने आप यहाँ मंदिर वगैरह घूम लोगे। वैसे तो मुझे भी टाइम नहीं मिलता और ना ही शालिनी को टाइम मिलता है, तो आपको कहीं ले जा भी नहीं पाते। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर हम निकलते हैं। सोफे पे बैठता हुआ विनोद बोला। शालिनी भी वहीं बैठ गई। नीतू जी तैयार होनी चली गई और इधर रोहन भी तैयार होकर आ गया। शालिनी उठकर गाड़ी की ओर जाने लगी और गाड़ी में जाकर बैठकर बाहर से आवाज़ देने लगी, कितनी देर लगाओगे तुम लोग, अब लेट नहीं हो रहा, चलो विनोद, तुम्हें तो ऑफिस के लिए भी देर हो रही थी और अब आराम से बैठे हो। विनोद बोला, बस 2 मिनट, शालिनी माँ अभी तैयार होकर आ जाएगी, फिर चलते हैं। नीतू जी ने ज़्यादा देर नहीं लगाई, वे तैयार होकर झट से नीचे आ गई और गाड़ी में बैठकर सभी लोग मंदिर के लिए रवाना हो गए। नीतू जी को पूजा पाठ और मंदिर आदि का बहुत शौक था। वो जाते भी ही भगवान का भजन करने लग गई और वहीं बैठ गई। इधर शालिनी, विनोद और रोहन की भी पूजा खत्म हो चुकी थी। अब शालिनी अपनी सास से बोली, चलिए माँ जी, हमें तो कोई काम नहीं है, पर विनोद को ऑफिस जाना है, वरना मैं आपको टोकना भी नहीं चाहती थी, आप पूरे दिन यहीं बैठी रहे। नीतू जी मुस्कुराते हुए उठी और बोली, क्या करूँ बेटा, इस उम्र में ईश्वर का नाम लेने से बड़ा सुख मिलता है, सो बस जब भी मौका मिलता है राम नाम का सुरमिन करने बैठ जाती हूँ। शालिनी बहुत चढ़ाते हुए बोली, अब चलिए, और यह कहकर शालिनी आगे आगे चल दी। नीतू जी भी पीछे पीछे चली गई। ऐसा नहीं था कि नीतू जी को यह नहीं पता था कि उनकी बहू उनकी हर बात पे कितने नाक नुक्कड़ सिकराती है, बस वे बिना वजह बहस करना ज़रूरी नहीं समझती थी। और फिर कहने का क्या फ़ायदा उस इंसान से होता है जिसे आपके कहने से कोई फ़र्क पड़ता हो, वरना तो बस बिना बात के ही दीवार पे अपना सर मारते रहो, सिवाय सिर फूटने के और कुछ नहीं होगा। इसलिए वो भी कुछ नहीं कहती थी। और फिर 1-2 दिन ही तो बात थी, पोते का जन्मदिन अच्छे से निपट जाए, बस फिर तो अपने घर चली ही जाना है, नीतू जी ने मन ही मन सोचा। फिर गाड़ी में जाकर पीछे की सीट पे दोनों दादी पोते बैठ गए। हालांकि नीतू जी का पोता और उनका बेटा उन पे जान छिड़कते थे, दोनों ही उन्हें बहुत प्यार करते थे। अभी इस उम्र में अपने बेटे और पोते का प्यार पाकर ही वो बहुत खुश थी। और जहाँ तक बात रही बहू की, तो उससे जुड़ी कोई खास अच्छी यादें नीतू जी के दिमाग में नहीं थी।
और होती भी कैसे। जब उनकी बहू की शादी हुई थी तब वो विदा होकर गांव वाले घर में ही आई थी, पर वहाँ तो उसने कुछ दिन भी ना रहा गया। शादी के दूसरे दिन ही उसने हर चीज़ में कमियां निकालना शुरू कर दिया, जैसे कि उसे बिना एसी के रहने की आदत नहीं थी और बिना एसी और कूलर के तो वो बहुत परेशान थी। सो अगले दिन ही उसके लिए नया कूलर लाया गया ताकि नई बहू को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। पर गांव में शालिनी के लिए किन किन चीज़ों का इंतज़ाम किया जाता। उसे कूलर और एसी के अलावा नल का पानी पीने की भी आदत नहीं थी। वो प्यूरीफायर का पानी पीती थी। यदि उसके लिए प्यूरीफायर लगवा भी दिया जाता तब भी चूल्हे पे बंद हुई रोटियों से भी उसे परेशानी थी, क्योंकि उसने कभी चूल्हे पे भी खाना बनते हुए नहीं देखा। उसका धुआं उसकी आंखों में चुभ रहा था। जबकि शादी के पहले नीतू जी के परिवार वालों को यह बताया गया था कि शालिनी को सब काम अच्छे से आते हैं और वो बहुत सहनशील स्वभाव की है। जैसा माहौल देखती है वैसे में ही ढल जाती है। पर यहाँ तो परिवार का हर सदस्य नई बहू की चूल हजूरी में लगा हुआ था। यहाँ तक कि शालिनी की सास नीतू जी भी थोड़े समय तक तो सब कुछ साधारण ही रहा, लेकिन हफ्ते भर में ही शालिनी ने बहुत सुबह शाम का कलेश भरा वातावरण उस घर में बिना दिए। वो हर समय किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करती रहती। कभी उसे घर के बाहर निकलने में गोबर की बदबू आती तो कभी वो बच्चों की शोर से परेशान हो जाती। यहाँ तक कि उसे अपने सास ससुर के पहनावे से भी दिक्कत थी। अब शालिनी विनोद से झगड़ा कर रही थी तब नीतू जी ने उनकी बातें सुन ली थी। शालिनी कह रही थी कितने जाहिल लोग हैं, न रहने की तमीज़ है न खाने पीने की। यह लोग जिंदा कैसे हैं? तुमने भी पता नहीं मुझे कहाँ जानवरों के साथ लाकर पटक दिया है। विनोद ने फिर से उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। यह तुम कैसी बातें कर रही हो शालिनी? यहाँ मेरे माता पिता भी तो रहते हैं। मेरा पूरा बचपन इसी गांव में बीता है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे इंसान रहते नहीं हैं, और भी लोग हैं। मेरा पूरा परिवार है, मैं माँ है इतनी। पर शालिनी चिल्लाती बोली तो तुम्हारी माँ क्या किसी जानवर से कम है? उन्हें तो कपड़े तक पहनने की तमीज़ नहीं है। पता नहीं कितने घिसे पीटे पुराने ज़माने में जी रहे हो तुम लोग। मैं तो इस तरह नहीं रह सकती। शालिनी की इस बात पे विनोद ने नाराज़गी में शालिनी पे हाथ उठा दिया, पर इससे पहले कि वो उसे थप्पड़ मारता उसने खुद को रोक लिया और बोला, तुम अभी अपने होश में नहीं हो कि तुम क्या बोल रही हो? अभी सो जाओ, सुबह बात करते हैं। वो कहकर विनोद कमरे से बाहर आ गया। तब नीतू जी ने विनोद से कहा, बेटा यहाँ रहना इसके बस की बात नहीं है। तू एक काम कर, इसे लेकर शहर में ही रह ले। कोई ठीक सी जगह देख ले और वहीं कमरा किराए पे ले लेना। इसे भी अपने साथ शहर में ही रख, या यहाँ नहीं रह पाएगी। तब माँ की बात मानते हुए विनोद अपनी पत्नी को लेकर शहर आ गया था, और तब से लेकर आज तक जब भी कोई फंक्शन होता तो शालिनी और विनोद दिन के दिन गांव जाते और वापस आ जाते। और अब जब नीतू जी या उनके पति आनंद जी का अपने बेटे से मिलने का मन होता तब वो 1-2 दिन के लिए अपने बेटे के पास आ जाते। इसी कारण नीतू जी अभी यहाँ आई हुई थी। काफ़ी दिनों से वो आई भी नहीं थी और आज उनके पोते का जन्मदिन भी था, इसलिए वो कल शाम ही गाँव से शहर आई थी। नीतू जी के सोच विचारों में रास्ते का पता ही नहीं चला। अब वो घर पहुंच गए। घर पहुंचकर जब सब अपने अपने कमरे में जाने लगे तब रोहन अपनी दादी का हाथ पकड़ के बोला, दादी अब मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, हम दोनों खूब मस्ती करेंगे। और नीतू जी भी 5 साल के मासूम बच्चों के साथ बच्ची बन गई और उसी की तरह बस चलो खूब मस्ती करेंगे, चलो चलो चलते हैं। इस पर फिर से उनकी बहू चिड़चिड़ाते हुए शालिनी अपने कमरे में चली गई। अब वो फ़ोन पे कुछ सामान मंगाती हैं और रोहन के सभी दोस्तों को उनके जन्मदिन के अवसर पे निमंत्रण दिया जाता है। रोहन के दोस्त और उनके माता पिता को शाम को घर पे आने का निमंत्रण देकर शालिनी शाम की तैयारियों में लग जाती हैं।
और इधर विनोद अपने ऑफिस के काम से निकल चुका था। विनोद जा चुका था और शालिनी के शाम की पार्टी के लिए डेकोरेशन का सारा सामान मंगवा लिया था। वे अपने कमरे से नीचे आई और सामान देखने लगी। अब शालिनी ने सोचा कि वो अकेले घर कैसे सजाएगी। अकेले घर को सजाने बैठी तो उसे बहुत समय लग जाएगा और वो बहुत थक भी जाएगी। इसलिए वे अपनी सास को आवाज़ लगाते हुए बोली, माँ जी ज़रा बाहर तो चलिए। नीतू जी बाहर आई तो देखा वहाँ पर बहुत सारा सामान फैला हुआ था। बाहर आकर वो पूछने लगा, हाँ बताओ बहू, कैसे बुलाया। तब वो बोली, माँ जी शाम के लिए हमने एक छोटी सी पार्टी रखी, अगर आप डेकोरेट करने में मेरी मदद कर दे तो बड़ा अच्छा होगा। इस पे नीतू जी बोली, हाँ बहू, क्यों नहीं, आओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। नीतू जी वहाँ बैठकर गुब्बारे वगैरह फुलाने लगी और तभी शालिनी बोली, माँ जी मैं कैटरिंग वालों को फ़ोन करके आती हूँ, कहीं खाने पीने के लिए लेट ना कर दे। इस पर नीतू जी बोली, कोई बात नहीं बहू, वो भी काम ज़रूरी है, पहले तुम मुझसे बात करो, यह काम तो बाद में हो जाएगा। नीतू जी अपनी बहू के कहने पे सजावट का काम करने लगी और शालिनी तो बिल्कुल फ्री हो गई। बस सोफे पे बैठकर अपने दोस्तों को फ़ोन करने लगी और अपनी सास को वहीं सोफे से बैठे ऑर्डर दे रही थी। माँ जी इसे यहाँ लगा दो, इसे वहाँ लगा दो, इसे ऐसे कर दो, वैसे कर दो। तो नीतू जी ने सारा काम निपटा दिया और शाम होते होते मेहमान भी इकट्ठा होने लगे। शालिनी तैयार होकर आई और अपनी सास से बोली, अब आप भी तैयार हो जाइए, मेहमान आ रहे हैं। और हाँ, रोहन को भी तैयार कर लीजिएगा, मैं बाहर का इंतज़ाम देखने जा रही हूँ। शालिनी बाहर चली गई और डेकोरेशन वगैरह सबका काम ख़त्म हो चुका था। मेहमान जमा होने लगे। तब शालिनी ने तैयार होकर रोहन को अपने साथ लगाया और अपनी सास को कहा कि वो घर की बड़ी होने के नाते सभी जिम्मेदारी को खुद से देखे। नीतू जी झट से तैयार हो गई क्योंकि शालिनी ने उनसे कहा ही इस लहजे में था जैसे कि मेहमान आए। तो रोहन तैयार होकर अपनी माँ के साथ नीचे आया और पार्टी शुरू हो गई। पार्टी के दौरान नीतू जी घर के बड़े होने की जिम्मेदारी से देखभाल में लगी हुई थी और मेहमानों को पार्टी के बाद छोटे छोटे से रिटर्न गिफ्ट देने थे जो कि शालिनी की ही फरमाइश थी। नीतू जी किचन में गिफ्ट पैक करने लगी। तभी शालिनी अपनी सास को आवाज़ लगाते हुए बोली, नीतू जी 1 मिनट ज़रा बाहर आइए, वो काम बाद में कर लेना, पहले यहाँ आकर देखिए मेहमान आ चुके हैं और अब तक उन्हें किसी ने कोल्ड ड्रिंक का भी नहीं पूछा। नीतू जी टेबल पर रखी ट्रे उठाकर ले आई जिसमें कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी। नीतू जी ने सभी को कोल्ड ड्रिंक दी। जब नीतू जी शालिनी के दोस्तों को कोल्ड ड्रिंक दे रही थी तभी गलती से उनके हाथ से कोल्ड ड्रिंक उनके कपड़ों पे गिर गई। तुरंत ही शालिनी की दोस्त ने चिल्लाना शुरू कर दिया। शालिनी की दोस्त गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, व्हाट नॉनसेंस शालिनी, तुमने कैसे कैसे नौकर रखे हुए हैं जिन्हें सर्व करना तक नहीं आता। फिर वो चिल्लाती हुई नीतू जी से बोली, आंखें है या बटन दिखाई नहीं देता, इतनी महंगी मेरी साड़ी खराब कर दी, अब इसे कौन साफ करेगा, तेरा बाप यहाँ खरी खरी मेरा मुँह क्या देख रही है, सास जाकर टिश्यू पेपर लेकर आ और मेरी साड़ी साफ कर, अगर मेरी साड़ी पे दाग रह गया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरे जैसी 1000 साड़ियाँ बनेगी मेरी कीमती साड़ियों में से एक साड़ी थी, इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। इन लोगों को खुद तो तमीज़ होती नहीं है, गवार कहें कि आ जाएंगे पार्टी में। सभी लोग नीतू जी की ओर देख रहे थे। वो इस समय अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही थी, लेकिन अभी वो अपनी बहू शालिनी की ओर देखने लगी कि शायद शालिनी कुछ कहेगी, पर शालिनी उल्टा अपनी सास को ही सुनाने लगी, तुम्हें दिखाई नहीं देता कितनी महंगी साड़ी खराब कर दी, अब जाकर कोई कपड़ा हो या टिश्यू हो लेकर आओ और इनकी साड़ी साफ कर दो। शालिनी की बात सुनकर बेचारी नीतू जी वहाँ से चली गई और वहाँ खड़े खड़े करते भी क्या, अपनी और बेइज्जती करवा रही। अपनी आंखों के आंसू छुपाते हुए
नीतू जी जाकर टिश्यू पेपर लेकर आई और शालिनी की उस सारी दोस्तों की साड़ी साफ करने लगी। इतनी देर में ऑफिस से विनोद आ गया, जो कि अपने बेटे रोहन के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया था। घर में घुसते उसने जो दृश्य देखा, उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो तेज कदमों से चलता हुआ अंदर आया और अपनी माँ को उठाता हुआ उनके हाथ से वो टिश्यू पेपर छीनकर फेंकता हुआ बोला, यह क्या कर रही हैं आप? यह सब काम आपके करने के नहीं हैं। मुझे बताओ, आपसे किसने कहा है यह काम करने को? आपसे यह सब करने के लिए किसने बोला? नीतू जी अपनी आंखों में आंसू छुपाते हुए थी। किसी अपने को अपने पास पाकर वे आंसू अनायास आंखों से बाहर आ गए और नीतू जी अपने बेटे को गले लगाकर रो पड़े। विनोद ने अपनी माँ को जिस दशा में देखा था, वो देखकर वह अपने गुस्से पे काबू न रख सका और शालिनी पे चिल्लाता हुआ बोला, किसने कहा माँ से इस औरत की साड़ी साफ करने के लिए? शालिनी बोली, विनोद ने माँ जी से इनसे साड़ी पर कोल्ड ड्रिंक गिरा दी थी, तो बस वही साफ कर रही थी। और विनोद टेढ़ी नजरों से शालिनी की ओर देखता हुआ बोला, कोल्ड ड्रिंक गिरा दी थी? मतलब तूने माँ से कोल्ड ड्रिंक सर्व करवाई? शालिनी को तो जैसे सांप सूख गया। वो चुपचाप खड़ी रही। तो विनोद ने तेज आवाज में दोबारा पूछा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है शालिनी, क्या तुमने माँ से कोल्ड ड्रिंक सर्व करवाई? शालिनी ने धीरे से गर्दन हिलाकर बहुत धीमी आवाज में कहा, विनोद, यहाँ और कोई नहीं था और मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक देने के लिए मैंने इसलिए माँ जी को कह दिया, बस फिर क्या था? इतना सुनते ही विनोद का गुस्सा दोबारा चढ़ गया और वो बोला, शालिनी, मैं माँ को कमरे में छोड़कर आ रहा हूँ। जब तक यहाँ मुझे कोई नहीं दिखना चाहिए। क्या करना है, कैसे करना है, यह सब तुम जानो। यह कहकर विनोद अपनी माँ को उनके कमरे में ले गया और उनके कमरे में छोड़कर आने लगा। नीतू जी ने विनोद का हाथ पकड़कर उसे कहा, विनोद, शालिनी की कोई गलती नहीं है। यहाँ घर की बड़ी तो मैं ही थी ना। मुझे मेहमानों का स्वागत भी करना चाहिए था ना। बस इसलिए मैं अपनी खुशी से यह सब कर रही थी। विनोद अपनी माँ के हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, माँ, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, आप उसकी तरफदारी मत कीजिए। अब तो जैसे विनोद सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, वैसे वैसे शालिनी के सांस अटक रही थी। न जाने विनोद उसके साथ क्या करने वाला था। तब तक शालिनी ने अपने सभी दोस्तों और मेहमानों को विदा कर दिया था। यह कहकर कि बस पार्टी ख़त्म हो चुकी है, आप लोग पार्टी में आए उसके लिए शुक्रिया। बस शालिनी की वो खास सहेली ही रुक गई थी जिसकी साड़ी पे नीतू जी ने कोल्ड ड्रिंक गिरा दी थी। अब विनोद नीचे आया। आते ही शालिनी से बोला, शालिनी, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे यहाँ कोई नहीं चाहिए। बीच में शालिनी की वो सहेली बोलने लगी, विनोद, तुम शालिनी को गलत समझ रही हो। तुम्हारी माँ ने कपड़े ही ऐसे पहने थे कि मुझे लगा वो नौकरानी है। और वो कुछ कहती कि तभी तेज आवाज़ में चिल्लाता हुआ विनोद बोला, इतनी भी तमीज़ नहीं है कि मियाँ बीवी के बीच में बोला नहीं करते। तुमसे किसी ने कहा बोलने के लिए? नहीं ना, फिर क्यों बीच में टांग अड़ा रही हो? निकलो यहाँ से। ये विनोद के चिल्लाने से ही शालिनी की वो सहेली घर से बाहर चली गई और अब शालिनी अकेली रह गई थी। उसके बाहर जाते ही विनोद ने अपनी बेटी से बोला, अपनी दादी के पास जाओ बेटा, मुझे मम्मा से कुछ ज़रूरी बात करनी है। विनोद ने बेटी के ऊपर जाते ही शालिनी को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और शालिनी मुंह फाड़ के विनोद की ओर देखने लगी, क्योंकि आज पहली बार विनोद ने उस पर हाथ उठाया था। शालिनी आंखों में आंसू भरकर विनोद की ओर देख रही थी। तब विनोद बोला, ऐसा क्या देख रही हो तुम? इसी लायक हो। मैंने तुम्हें शुरू से वैसा माहौल दिया जैसा तुम चाहती थे, लेकिन तुम मेरे माँ बाप को एक दिन के लिए भी नहीं झेल सकती। तुम एक दो दिन में ही उनके साथ ऐसा बर्ताव करने लगे। इस बात को याद रखो शालिनी, घर में एक छोटा बच्चा है और वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता है। आज तुम माँ के साथ जैसा बर्ताव करती हो, यह याद रखना कि कल बड़ा होकर रोहन भी तुम्हारे साथ वैसा ही बर्ताव करेगा और यकीन मानो तब तुम उसका यह बर्ताव बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें मेरी माँ से इतनी ही परेशानी है तो आज के बाद वो यहाँ नहीं आएगी।
तुम्हें जैसे रहना है वैसा रहना, चाहे कोई काम हो, चाहे तुम बीमार हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माँ को यहाँ नहीं बुलाने वाला। तुम अकेले ही खुश हो जाना, तो अकेले ही रहो। और ज़्यादा अपनी माँ और बहन से लाड़ है ना, तो आपकी बार कोई परेशानी हो तो उन्हीं की बुलाना। मुझे मेरी माँ से मिलना होगा तो मैं खुद चला जाऊँगा और अपने बेटे को लेकर जाऊँगा। तुम यहीं रहना, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें गाँव जाने की। इंसान जैसा बीज बोता है वैसा ही फल खाता है। वो कहावत तो सुनी होगी तुमने कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब रोहन तुम्हें अपनी दादी के साथ बदतमीजी करते हुए देखेगा तो तुम्हारे बुढ़ापे में वो भी तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचेगा। और अभी तो तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत, इसलिए इतना बड़ा इतराती हो। पर उस उम्र में जब औलाद के सहारे की ज़रूरत होती है, तब तुम्हारा बेटा जब तुमसे हाथ छुड़ाए ना, तब तुम्हें एक माँ के दर्द का एहसास होगा। मेरी माँ ने क्या कुछ नहीं किया, उन्होंने तो तुम्हारी खुशी के लिए अपने बेटे को खुद से दूर कर दिया, वो भी हमेशा के लिए। उनका सब बिल्कुल दिन नहीं लगता, तब वो मुझे देखने के लिए यहाँ आ जाती है। लेकिन तुम्हारा बेटा तुमसे मिलना भी नहीं चाहेगा। रोहन बालकनी में खड़ा होकर यह सब बातें सुन रहा था और अपनी दादी को रोते हुआ देखकर आया था। उसके मन में अपनी माँ के प्रति थोड़ी कसक आ गई और वो अपनी माँ से थोड़ा नाराज सा रहने लगा। शालिनी के सास अब अपने गाँव जा चुकी थी और शालिनी की जिंदगी पहले की तरह चल रही थी। पर अब वो रोहन के बर्ताव से खिंच गई और वो बोली, तू आजकल मुझसे तमीज़ से बात क्यों नहीं करता। रोहन बिना कुछ कहे ही अपने कमरे में चला गया। शालिनी आज उसके पीछे पीछे उसके कमरे में गई और उससे बात करने की कोशिश करती रही, पर रोहन ने पलटकर उसे जवाब नहीं दिया। अपने बेटे के इस बदलते व्यवहार को देखकर शालिनी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो विनोद को फ़ोन करके बोली, विनोद कल संडे है, रोहन की और आपकी दोनों की छुट्टी है, अगर आप कहे तो कल हम गांव घूमने चले। विनोद को लगा कि शायद शालिनी मजाक कर रही है। विनोद बोला, शालिनी अभी मैं बिजी हूँ, अगर कोई ज़रूरी बात नहीं है तो बाद में कॉल करता हूँ। विनोद जब तक घर आया, शालिनी अपना और रोहन का सामान पैक करके बैठी थी। विनोद ने आती है उसने विनोद को कहा कि वह गाड़ी घुमा ले, आज हम गांव चल रहे हैं। विनोद थोड़ा सा सरप्राइज था और खुश भी था अपनी पत्नी के बदलते व्यवहार को देखकर। जैसे ही वे दोनों गांव पहुंचे तो नीतू जी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और साथ ही उनके पति आनंद जी भी बहुत खुश थे। पूरा परिवार आज वर्षों बाद एक साथ था और आज पहली बार शालिनी भी गाँव के किसी चीज़ को देखकर ना नुकर नहीं कर रही, बल्कि सबके साथ मिलकर हंसी मजाक कर रही थी और यह देखकर परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे। दोस्तों, यदि आपके मन में भी किसी एक व्यक्ति के प्रति किसी कारण से मनमुटाव है, तो तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप बाहर से किसी भी मेहमान के सामने अपने किसी भी परिवारजन का अपमान न करें। यह पूरे परिवार के लिए शर्मिंदा होने वाली बात है। और यह भी कि बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उनके सामने आप जैसा बर्ताव करते हैं, बड़े होकर वो भी वैसा ही बर्ताव सीखते हैं और करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके बुढ़ापे में आपका सम्मान करें और आपके साथ बड़े प्यार से रहे, तो यह आपका फर्ज बनता है कि आप अपने माता पिता और सास ससुर के साथ इसी प्यार और सम्मान के साथ रहें। तभी आने वाली पीढ़ी भी आपसे यही अच्छी सीख लेगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।